हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एरोमेटिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 में हैं और इससे पहले मैंने इस चैप्टर में क्या क्या किया है मैं ये बता देना चाहता हूं पहले। ठीक है, तो ये लेक्चर 5 है और अब तक मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक इन बेंजीन। ठीक है, या बेंजीन के रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बताया था कि सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक देते हैं। लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं, है ना, ऑफ बेंजीन्स, इनके बारे में बातचीत की थी मैंने। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन्स, ठीक है ना, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के बारे में बात की थी। इसमें मैंने सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन वगैरह सब पे बातचीत की। लेक्चर नंबर 4 में मैं अब इस चीज में इंटरेस्टेड था कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताऊं, और वो भी मैंने बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, है ना, खासतौर से गैटरमैन और सैंडमैन रिएक्शन भी बताया, और सारे जनरल जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हैं उसके बारे में भी हमने यहाँ पे बातचीत की। अब इस लेक्चर 4 में मेरा इंटेंशन है, लेक्चर 5 में मेरा इंटेंशन है कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ही कंटिन्यू किया जाए। और आप याद रखिए, इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि, है ना, जो हैलोअरीन्स होते हैं वो खासतौर से क्लोरोबेंजीन जो है वो कैसे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। तो लेक्चर नंबर 4 जो था वो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स था, और लेक्चर नंबर 5 में मैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोअरीन्स के बारे में बताने वाला हूं। और अगर समय बचेगा, ये लेक्चर अगर लंबा नहीं हो रहा होगा, तो कुछ मिसलिनियस रिएक्शंस के बारे में भी हम लोग जानेंगे जो आपको सिर्फ जानकर याद कर लेना है, क्योंकि वो एक सिंगल स्टेप के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 हम लोग शुरू कर रहे हैं कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है बेंजीन में जो एरोमेटिक हैलोअरीन्स देते हैं, है ना, उनके एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो एरोमेटिक nucleophilic substitution in haloarenes, aromatic nucleophilic substitution in haloarenes। तो ध्यान दीजिएगा, ये दो तरीके से होते हैं। ठीक है, दो मैकेनिज्म से होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोअरीन्स जो है वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक होता है एडिशन पहले होता है और फिर एलिमिनेशन होता है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको मैं केस फर्स्ट कहूंगा, केस नंबर 1 कहूंगा इसको मैं, केस फर्स्ट। और दूसरा होता है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये इसको मैं केस नंबर 2 कह के डील करूंगा। तो पहला केस बताते हैं, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे देते हैं हैलोअरीन्स। ठीक है, तो केस फर्स्ट एडिशन। देखिए अंतर क्या है इसमें, पहले पाई बॉन्ड तोड़ के बेंजीन रिंग का एडिशन किया जाएगा और फिर कोई ना कोई एलिमिनेट होकर वापस एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाएगी। इसमें क्या होगा, पहले कोई चीज एलिमिनेट हो जाएगी और बाद में उसमें फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और फिर से एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाएगी। दोनों एक ही चीज है, बट अंतर क्या है, पहले एक में एडिशन हो रहा है फिर एलिमिनेशन हो रहा है, और एक में फिर पहले एलिमिनेशन हो रहा है और फिर एडिशन हो रहा है। तो पहले इसको देखते हैं। इस मैकेनिज्म को हम बेंजाइन मैकेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, इस मैकेनिज्म को हम बेंजाइन मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो बेंजाइन मैकेनिज्म पे काफी क्वेश्चंस होते हैं, देखा जाएगा इसको भी। तो केस फर्स्ट, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और देखिए मेजर में हैलोअरीन्स के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हैलोजन से सब्स्टिट्यूटेड जो है रिंग्स की बात कर रहा हूं, मेजर क्लोरोबेंजीन्स के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप एक क्लोरोबेंजीन ले लीजिए और अगर एक नॉर्मल क्लोरोबेंजीन आप ले लेते हैं, और अगर आप एक नॉर्मल क्लोरोबेंजीन लेते हैं और अगर आप उसको NaOH से ट्रीट करते हैं, यहाँ पे NaOH जो OH न्यूक्लियोफाइल है, तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली एरोमेटिक जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजन कंपाउंड होते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देंगे। ARSN जो है होना चाहिए था,
पर ये यहां अटैक भी करेगा, पर यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। इट विल बी नो रिएक्शन, ठीक है, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, इट विल बी नो रिएक्शन, ठीक है, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अब होगा क्या, अगर आप इसमें थोड़ा सा कंडीशन ड्रास्टिक करिए, यानी हेलोबेंजीन है या क्लोरोबेंजीन है, और अगर आप इसको उसी NaOH से ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, NaOH से ट्रीट करते हैं, Na प्लस और OH माइनस, यहाँ पे OH माइनस जो है आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो उसी NaOH से अगर ट्रीट करते हैं और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर जो है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए और प्रेशर लगभग 200 एटमॉस्फेयर हो, तो इतने ड्रास्टिक कंडीशन में बॉइल कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने डाला हुआ, हाई प्रेशर करेंगे, इतनी ड्रास्टिक कंडीशन पे ये सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और ये सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट ना करना चाहे तो ना करें आप। ये सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे ही होता है क्या कि अगर ये नेगेटिव यहां जुड़ना है तो ये पहले बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, और यहां पर कुछ ऐसा होगा, तो पहले आपने न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर लिया, इसलिए इसको एडिशन कहते हैं, पहले एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो अब न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, और इस बॉन्ड के टूट जाने के बाद यहाँ OH जुड़ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर OH जुड़ जाएगा यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। और फिर क्या होगा, ये क्लोरीन जो है नेक्स्ट स्टेप में चली जाएगी, ठीक है, क्लोरीन चली जाएगी और इस क्लोरीन के यहां से चले जाने से यहाँ प्लस आएगा, वो प्लस और ये नेगेटिव मिलके क्या कर देंगे, बॉन्ड बन जाएगा और आपको ये फिनॉल बन जाएगा। तो ये हुआ तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपने देखा पहले स्टेप में एडिशन हुआ, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, और दूसरे स्टेप में क्लोरीन जो है जो कि लीविंग ग्रुप है एलिमिनेट हो गया और ये बॉन्ड फिर से बन गया, यहाँ पे OH बन जाएगा। इसलिए इसको इस स्टेप में एडिशन हुआ और इस स्टेप में एलिमिनेशन हुआ, इसलिए इसको हम लोग एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ फिनॉल बना और इस प्रोसेस को हम लोग रैस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है कि अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं बेंजीन रिंग पे तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, आमतौर पे बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने के लिए जाना जाता है, पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो अगर होगा तो बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस करेंगे तभी आपका, है ना, बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगी, और वो भी तब जब उससे क्या जुड़ा हो, कोई हैलोजन जुड़ा हुआ हो। अब इसके बाद ये तो हमने देखा कि बहुत ड्रास्टिकली हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या, ऐसा ही एक और रिएक्शन है मैंने जिसको डाउज प्रोसेस कहते हैं, डाउज प्रोसेस। तो अगर आप एक क्लोरोबेंजीन को ले लेते हैं, और उसको अगर आप NaOH से ट्रीट करते हैं, वही, लेकिन इस बार अगर नहीं, सॉरी, NaOH से ना ट्रीट करके अगर आप इसको वाटर से ट्रीट करते हैं, वाटर एक और पुअर न्यूक्लियोफाइल है, तो जितना न्यूक्लियोफाइल आप पुअर करते आएंगे, देखिए NaOH जो है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि यहाँ OH के ऊपर माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज जिसके ऊपर भी नेगेटिवली चार्ज लोग होते हैं वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल माने जाते हैं, तो ये बड़ी आसानी से इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक कर सकता है, ठीक है, ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन वाटर जो है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए यहां पर आपको और ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस करनी पड़ेंगी। तो यहां पे क्या ड्रास्टिक कंडीशन हो जाती हैं, टेम्परेचर आपको 100 डिग्री से 200 डिग्री करना पड़ेगा और लगभग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप हीट करेंगे, तब जाके वाटर इसको सब्स्टिट्यूट कर पाता है, ठीक है, वाटर इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। फिर वही होगा, वाटर जब सब्स्टिट्यूट करेगा तो OHH जुड़ेगा और फिर H+ भी निकल जाएगा इससे, तो फाइनली आपको फिनॉल मिलेगा। इस प्रोसेस को देखकर आपको समझ में आ गया होगा, मैं पूरा डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैंने अभी जस्ट उस प्रोसेस में रेस्टिंग प्रोसेस में बताया है डिटेल मैकेनिज्म। तो यहां पे ये बनेगा, इसको डाउज प्रोसेस कहते हैं, है ना, डाउज प्रोसेस कहा जाता है, डाउज प्रोसेस कहते हैं। तो मैंने देखा यहां पे कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन हेलोअरीन्स इज नॉट अ केक वॉक, इतना इजी नहीं है कि आप जो है ना जस्ट एक न्यूक्लियोफाइल को लाए और उसने आपने रिएक्शन कर लिया। आपने देखा होगा यह रेस्टिंग प्रोसेस है ना, यहाँ रेस्टिंग प्रोसेस है, तो इसमें आपको 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सिस्टम को रखना पड़ेगा और लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना होगा। या यहाँ पे वाटर को भी आप अगर हेलोअरीन्स में एज अ न्यूक्लियोफाइल ऐड करना चाहते हो तो आपको टेम्परेचर जो है 200 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, है ना, रिएक्शंस को करना पड़ेगा। तो ये कोई आसान काम नहीं है, ठीक है।
लेकिन लोगों ने देखा कि अगर आप एरोमेटिक जो हेलोअरीन्स हैं, ठीक है, हेलोअरीन्स है, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दें, तो अगर आप एक स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप उसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा देंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर यही रिएक्शन आपका, यही रिएक्शन है, मान लीजिए जो रेस्टिंग प्रोसेस का रिएक्शन है, यहां क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, अगर आप यहां पे ऑर्थो यानी जो जहां हेलोजन लगा है उसके ऑर्थो ये दोनों होते हैं, पैरा ये होते हैं, तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अगर एक स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दे, अब आप जानते हैं कि NO2 एक बहुत ही स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर है, ठीक है, तो एक स्ट्रांग डीएक्टिवेटर लगा दीजिए तो ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में हो जाएगा, ठीक है, तब आपको कोई भी ड्रास्टिक कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस पे हो जाएगा। तो ये यहां आएगा और क्लोरीन निकल लेगा यहां से, तो क्या हो जाएगा, तुरंत ये रिएक्शन बड़े ही आराम से हो जाएगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो जाएगा, ठीक है। और जितने ज्यादा डीएक्टिवेटर्स जुड़े रहेंगे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, उतना ही रिएक्शन जो है और फास्ट होता जाएगा। तो यहां पे हम लोगों ने दो बातें सीखी। पहली चीज क्या कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, जो कि या ऐसे ARX हेलोअरीन्स गिव nucleophilic substitution reaction, give nucleophilic substitution reaction easily, give the nucleophilic substitution reaction easily when a strong deactivator group is attached at ortho or para position, attached at ortho or para position, is attached at ortho and para position, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर अटैच्ड होगा तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन देंगे। और दूसरी बात है ना, जितने ज्यादा ग्रुप होंगे उतना ही, जितना ज्यादा NO2, अब यहां पे NO2 है, यहां लग जाए तो और फास्ट हो जाएगा, यहां और यहां लग जाए तो और फास्ट हो जाएगा। तो जितने ज्यादा NO2 ग्रुप या जितने ज्यादा डीएक्टिवेटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे उतना रिएक्शन और फास्ट होगा। तो मोर द डीएक्टिवेटर ग्रुप्स, लेकिन ध्यान इस बात का दीजिएगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन अगर मेटा पे है तो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है, मेटा पे है तो वो किसी काम का नहीं है। इसकी वजह भी है, NO2 डीएक्टिवेटर है, इसके अगल बगल और सामने पॉजिटिव चार्ज आता है, तो अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल के लिए उसको अटैक करना और इजी हो जाएगा, ठीक है, और इजी हो जाएगा। तो इसीलिए, और आप जानते हैं NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, NO2 के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ये -M इफेक्ट शो करता है, और -M इफेक्ट की वजह से ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटता है तो यहां प्लस आ जाता है, तो प्लस की वजह से है ना यहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान होगा। अगर ये NO2 यहां अटैच्ड होता मेटा पे तो प्लस यहां आता और सामने आता, इस NO2 के अगल बगल और सामने आता, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए कोई वजह नहीं है कि वो यहां आसानी से अटैक करे, तो रिएक्शन इजीली नहीं होगा। रिएक्शन इजीली तभी होता है जब पॉजिटिव चार्ज हेलोजन वाले जो कार्बन है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ उस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तब इसका है ना अटैक करना इजी होता है। और यहां पॉजिटिव चार्ज तभी आता है जब जो है ना यहां पे एक स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर ग्रुप जुड़ा हो। तो मोर द डीएक्टिवेटर ग्रुप, faster is the ARSN reaction on ARX हेलोअरीन्स, ठीक है, उतना ही फास्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्यों, क्योंकि अगर एक NO2 यहां आ जाएगा तो वो उसके वजह से भी पॉजिटिव यहां पहुंचेगा, अगल बगल और सामने पॉजिटिव आएगा, और एक और आ जाएगा तो और पॉजिटिव आएगा। तो जितने NO2 ऐड होंगे उतने बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उतना ही की एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उतना ही इस न्यूक्लियोफाइल का उसके ऊपर अटैक करना और क्या इजी होता जाएगा, ठीक है। तो ये तो फंडा था कि कैसे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, एरोमेटिक हेलोअरीन्स पे होता है, ये तो हमने समझ लिया। आइए अब इसको और बेहतर समझने के लिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चंस किया जाए इस पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्लोरोबेंजीन है, इसके ऑर्थो और पैरा दोनों पे NO2 अटैच है। तो पिछले क्वेश्चन जिसमें NO2 सिर्फ ऑर्थो पे अटैच था उससे ये रिएक्शन फास्ट होगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, कोई ड्रास्टिक कंडीशंस की जरूरत नहीं है।
ठीक है, ड्रास्टिक कंडीशंस की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे NO2 हो जाएगा, यहाँ NO2 हो जाएगा और यहाँ पर जो है OH लग जाएगा। ठीक है, और अगर तीनों जगह हो जाए तो ये सोने पे सुहागा, और इजीली ये रिएक्शन हो जाएगा, बड़े आसानी से ये रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा डीएक्टिवेटर ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंचेगा और उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस पे, और उतने ही ये क्लोरोबेंजीन होगा, और उतना ही इजीली ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका OH NO2 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब ध्यान इस बात का देना है कि रिएक्शन में कुछ है नहीं, मैंने सिखाने के लिए। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है यही बदलता रहेगा, बाकी तो आपने जान लिया कि अगर क्लोरोबेंजीन है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ा हुआ है तो आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा उसको, है ना, लगा के आप क्लोरीन को रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरीन के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है, तो आप जानते हैं ऐसे केस में इसके ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव आएगा, तो देयर इज नो रीजन फॉर न्यूक्लियोफाइल टू गेट अट्रैक्टेड हियर। तो ये या तो आप इसको अगर चाहते हो कि रिएक्शन हो तो फिर 200 डिग्री सेल्सियस तक या 100 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हीट करिए, तब होगा। तो रेस्टिंग प्रोसेस की तरह नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं होगा। जबकि ये सारे रिएक्शंस जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं यहाँ पे, जो ARSN है या ये जो ARSN है, ये सारे दोनों एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल कंडीशंस में होंगे। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में होने लगेंगे ये रिएक्शंस। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे होने लगेंगे, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ मेटा पोजीशन पे है, तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर, यहाँ कुछ 200 डिग्री और है ना 200 एटमॉस्फेयर कुछ लिखा भी नहीं है, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं कि यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप NaOH लेते हैं 1 मोल, तो याद रखिए, ठीक है, इसके पैरा पे NO2 जुड़ा है, तो एरोमेटिक यहाँ पर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और ये एल्काइल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है। आप जानते हैं एल्काइल हैलाइड बहुत नेचुरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, बहुत इजी होता है इनका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बल्कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी आपको 1 मोल न्यूक्लियोफाइल मिलता है और आपको चूज करना हो कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या है ना SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा, तो याद रखिएगा SN2 बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल छोटा होता है, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, और बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी हाई होगी। तो इसको कभी भी रिप्लेस करना एक नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp2 था ना, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वाले से जुड़े क्लोरीन से के रेस्पेक्ट में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े क्लोरीन जो है ना, ये वाला ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बड़े होते हैं तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो आसानी से हो जाएगा। इतना समझने की जरूरत नहीं है। आप याद रखें कि कभी आपको चूज करना हो कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है या नॉर्मल एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, तो हमेशा एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को वरीयता दीजिएगा, क्योंकि एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा इजीली होता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये अटैक करेगा, ये चला जाएगा, तो यहाँ पर ये रिप्लेस नहीं होगा। ये 1 मोल है, तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो कुछ आपका इस तरह से आ जाएगा, Cl OH और NO2। पर अगर आपको एक्सेस में NOH दिया है तब आपका यहां भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और यहां भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तब उस केस में आपको दोनों चीजें सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे। ठीक है, और यहां पे भी आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसीलिए हो पाया है क्योंकि इसके पैरा पोजीशन पे एक हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप NO2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे ये OH हो जाएगा और यहां पे भी ये OH आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां आ जाइए, अगर आप इसको 1 मोल ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं, तो याद रखिए NO2 के अगल बगल और सामने पॉजिटिव आता है, तो ये ब्रोमीन रिप्लेस होगी, ये क्लोरीन रिप्लेस नहीं होगा। और ऐसे या तो ऐसे समझ लीजिए या फिर ऐसे समझिए कि क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पे है, जबकि ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है। और आपको हमेशा मैंने बताया है, अभी थोड़ी देर पहले इस लेक्चर में बताया कि एरोमेटिक या हेलोअरीन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तब आसानी से देते हैं जब किसी हैलोजन के ऑर्थो या पैरा पे NO2 या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो। ठीक है, तो इसके तो पैरा पे है, इसके मेटा पे है, तो मेटा के अगर मेटा पे है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर पैरा पे है तो फर्क पड़ेगा। और ये फर्क क्यों पड़ता है ये भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि NO2 जो है वो -m इफेक्ट शो करता है, जिसके वजह से इसके अगल बगल और सामने यानी ऑर्थो इस NO2 के ऑर्थो और NO2 के पैरा पे पॉजिटिव आ जाता है। इस पॉजिटिव की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल बड़े ही इजीली इसके ऊपर अट्रैक्ट होगा और यहां पे बड़े आसानी से है ना एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, NO2SH क्लोरीन, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 1 मोल होगा तो ठीक है। और अगर आप एक्सेस भी ले लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सेस होने पे ऐसा नहीं है कि ये Cl रिप्लेस हो जाएगा, इस Cl के पास कोई वजह नहीं है रिप्लेस होने की, या इस न्यूक्लियोफाइल के पास कोई वजह नहीं है कि वो यहां अटैक करे। यहां एक्सेस लेने पे भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, कोई प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं आएगा। तो यहां पे भी ये ClSH और NO2 हो जाएगा। अब मैंने एक केस जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसमें मैंने कहा कि 2 केसेस हैं। एक केस जो कि एडिशन और एलिमिनेशन का केस है वो मैंने बता दिया। अब आइए सेकंड केस डील करते हैं जिसमें मैं एलिमिनेशन और एडिशन वाला मैकेनिज्म बताऊंगा। केस सेकंड, अब केस सेकंड जो है वो है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। ठीक है, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को हम लोग ना बेंजाइन मैकेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, इस मैकेनिज्म को बेंजाइन मैकेनिज्म भी कहा जाता है। इट्स कॉल्ड बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है ना, बेंजाइन मैकेनिज्म कहा जाता है। अब ठीक है, ये चीज हो गई, बेंजाइन मैकेनिज्म कहा जाता है। अब करते क्या है हम, है ना, कर क्या सकते हैं कि मान लीजिए एक बेंजीन रिंग है यहां पे। ठीक है, बेंजीन रिंग है और अगर आप इसको, है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaNH2 या KNH2 से ट्रीट करते हैं तो क्या होगा। तो अगर आप NaNH2 और KNH2 से ट्रीट करेंगे तो इसमें 2 चीजें होंगी, पहले एलिमिनेशन होगा और फिर जाके एडिशन होगा। ठीक है, तो मैं इस जगह को, है ना, मैं खाली छोड़ रहा हूं, मैं इसमें एक शॉर्ट मैकेनिज्म लिखूंगा। और आइए पहला केस पढ़ते हैं। अब इसमें 2 स्टेप है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है एलिमिनेशन स्टेप में क्या होगा। ठीक है, एलिमिनेशन स्टेप में क्या होगा देखा जाए। तो अगर आप एलिमिनेशन स्टेप की बात करेंगे, हाँ ऑफ कोर्स ये ना हेलोजन होना चाहिए, है ना, क्लोरोबेंजीन होना चाहिए। यहां पे क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं, इसको क्लोरोबेंजीन ले लेता हूं। ठीक है, इस तरह का है, हेलोअरीन है। तो फर्स्ट स्टेप में होगा क्या, फर्स्ट स्टेप में होना यह चाहिए कि ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और एक एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है NH2 माइनस, चाहे वो KNH2 से आया हो, चाहे, है ना, NaNH2 से आया है, ये, है ना, इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और इस एक्सट्रैक्ट करने के पीछे वजह भी है, क्लोरीन जैसा इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर एक डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, जिससे ये हाइड्रोजन कुछ हद तक एसिडिक भी हो जाएगा। तो ये NH2, और अगर कम एसिडिक भी है तब भी, है ना, NH2 इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि उसको निकाल लेगा। तो यहां पे NH3 निकल आएगा और यहां पर ऐसा कुछ हो जाएगा। अब लेक्चर नंबर 22 में मैंने GOC के ये बताया है कि अगर कभी इंटरनल अटैक की नौबत आती है, ठीक है, अगर कभी इंटरनल अटैक की नौबत आएगी तो वो अटैक तुरंत हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे अच्छे लोग चले जाएंगे, लीव कर जाएंगे। तो यहां पर ये चीज यहां अटैक करेगी और क्लोरीन लीव कर जाएगा, और जो चीज बनेगी उसे हम बेंजाइन कहते हैं, जो कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो यहां पर आपको बेंजाइन मिलेगा। ठीक है, बेंजाइन मिल जाएगा। ठीक है ना, बेंजाइन मिल जाएगा। ये बेंजाइन क्या, तो ये बेंजाइन कैसा होता है स्ट्रक्चर में, तो मैं बताऊं आपको। बेंजाइन जो होते हैं, ये जो पाई बॉन्ड है, इस आप जानते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड होने पे आइन वर्ड यूज करते हैं। तो बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो बेंजाइन कहते हैं इसे। ठीक है, बेंजाइन कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, यहां का जो हाइड्रोजन, ये जो ऑर्बिटल था, ये sp2 हाइब्रिडाइज था। आप जानते हैं बेंजीन रिंग का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग थी। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है ना, ये कोई नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं है। देखिए, नॉर्मली पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो pp ओवरलैप से बनते हैं। अब जैसे ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड p और p के ओवरलैप से बना है, तो ये
पी पाई बॉन्ड है, ठीक है, पी पाई बॉन्ड है, ये दो पी ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप करते हैं नॉर्मली उनसे बनता है, पर ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो थोड़ा सा बिट स्पेशल है, ये sp2 दो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो वाला पाई बॉन्ड है ये है ना, दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय lateral overlap, ठीक है, is formed by lateral overlap of two sp2 hybridized orbital, ठीक है, sp2 hybridized orbitals के ओवरलैप से बना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया जिसको हम लोग एलिमिनेशन कहते हैं, यहां पे हमने क्लोरीन का एलिमिनेशन कर दिया। अब तो याद रखिएगा इसमें भी ऐसा ही होगा, अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन चला जाएगा और यहां पर एक पाई बॉन्ड लग जाएगा, तो ये आपका बेंजाइन बन जाएगा यहां पे ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का कॉम्बिनेशन होता है हमेशा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अकेले नहीं होता है, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो स्टेप नंबर 2 में यहां लिखने जा रहा हूं, स्टेप नंबर 2 जिसको हम कहते हैं स्टेप 2 जो है वो आपका एडिशन स्टेप है, एडिशन स्टेप है, ठीक है, एडिशन वाला स्टेप है। अब एडिशन स्टेप में क्या होगा, ये जो बेंजाइन है आपके पास, ये बेंजाइन जो है इससे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एक कॉम्बिनेशन आप ले लीजिए, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। यहां दो बातें हो सकती है, ये न्यूक्लियोफाइल बेंजाइन, अगर मैं इसको फर्स्ट एटम कह रहा हूं इसको सेकंड एटम कह रहा हूं, तो न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट एटम पे अटैक कर सकता है, तो वो केस मैं यहां बताऊंगा, ठीक है ना, यहां बताऊंगा। और न्यूक्लियोफाइल सेकंड एटम पे भी अटैक कर सकता है। तो खैर दोनों से अभी तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हुए इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूल में कोई और सब्स्टिट्यूशन नहीं है, पर मान लीजिए यहां CH3 होता तो फिर फर्क पड़ता, क्योंकि इस CH3 के रिस्पेक्ट में ये एन न्यूक्लियोफाइल मेटा पे जुड़ता और ये वाला न्यूक्लियोफाइल जो CH3 के रिस्पेक्ट में पैरा पे जुड़ता, ठीक है। तो अगर कोई बेंजीन में दूसरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है तो आपको फिर इन दोनों स्टेप्स का फर्क मतलब समझ में आएगा, तो इसे मैं दोनों लेके चल रहा हूं। तो अगर ये फर्स्ट स्टेप वाला हो जाए, ठीक है, जिसको मैं रेड, अच्छा चलिए मैं दोनों स्टेप को अलग अलग कलर से दिखा देता हूं, पहले वाले स्टेप को मैं रेड से दिखा रहा हूं और दूसरे वाले स्टेप को मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये सेकेंड स्टेप में यहां अटैक करता है जो कि सेकेंड है, तो हमें क्या मिलेगा, तो वो मैं अलग एक कलर से दिखा देता हूं। तो अगर ऐसा होगा तो आपको कुछ अलग मिलेगा, वो सेकेंड स्टेप है। तो याद रखिए फर्स्ट स्टेप में अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक होगा तो यहां पॉजिटिव आना चाहिए, यानी ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ऐसे, यहां 1 लिख रहा हूं। तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा कुछ इस तरह का कि आपको एक बेंजीन रिंग मिल जाएगी, ठीक है, एक बेंजीन रिंग मिल जाएगी, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है और यहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है और इसको ऐसे टूट जाने की वजह से यहां पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये चीज मिलेगी। और नेक्स्ट चीज क्या, अगर ये वाला अटैक होता है सेकंड वाला यहां पे, ठीक है, तो ये बॉन्ड जो है ऐसे टूटेगा, तो ये बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा, पीछे इस तरफ, क्योंकि ऐसे टूटने से यहां प्लस आएगा और न्यूक्लियोफाइल प्लस और नेगेटिव जुड़ जाएंगे और इसके इधर टूटने से यहां नेगेटिव आएगा। तो बेसिकली आपको ये मिलना चाहिए वहां पे। आप बोलेंगे सर दोनों में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है क्योंकि क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, लेकिन अगर क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड होता तो आपको दोनों में फर्क दिखाई पड़ता, ये आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या यहां पे, अब होगा क्या, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ूं और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ूं तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ता हूं, इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ जाएगा और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो आपने क्या किया, ना सिर्फ क्लोरीन को हटा के न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, ठीक है, तो आपने एक तरह से सब्स्टिट्यूशन किया, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल आप लेंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस तरफ अटैक कर देगा और आपको ये मिल जाना चाहिए, यहां इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो ये पूरा बेंजाइन मैकेनिज्म है। तो मैंने क्या सीखा कि यहां पे आपको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल, तो बेंजाइन जब मिल जाए आपको, ठीक है, तो पहला काम करिए क्लोरीन को हटा के जहां से हटे वहां वाले पाई बॉन्ड में एक बेंजाइन बना दीजिए और फिर यहां पे आप दो प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या है ना, न्यूक्लियोफाइल को दोनों जगह ऐड कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल को यहां, इलेक्ट्रोफाइल को यहां और न्यूक्लियोफाइल को यहां, इलेक्ट्रोफाइल को वहां जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां,
इलेक्ट्रोफाइल यहाँ और प्लस एक और प्रोडक्ट यहाँ पे आप बना सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ऊपर होगा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ होगा, नीचे होगा। अब ये बेंजाइन मैकेनिज्म कहलाता है, या आप इसको क्या कह सकते हैं, है ना, एलिमिनेशन एडिशन कह सकते हैं, क्योंकि पहले स्टेप में क्लोरीन एलिमिनेट हो गई और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को हम लोगों ने बहुत ही बखूबी समझ लिया है कि होता कैसे है। ठीक है, और इस मैकेनिज्म को हम लोग बेंजाइन मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे KNH2 है तो ऑफ कोर्स ये बेंजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे H जो होगा उसको ये NH2 निकाल लेगा और यहाँ जो नेगेटिव आएगा वो ऐसे और ये लीव कर जाएगा। तो मैंने बताया था ये बेंजाइन बन जाएगा, और तो फर्स्ट स्टेप में बेंजाइन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में वाटर है, तो वाटर इस पे जुड़ेगा। वाटर जो इस पे जुड़ेगा तो ऑफ कोर्स इसको ऐसे टूटना होगा और ये चीज ऐसे आ जाएगी, OH प्लस, और यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर हाइड्रोजन जो है वो यहां से H प्लस के रूप में लीव कर जाएगा और यहीं जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी यहीं से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फाइनली जो है फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, फिनॉल मिल जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ क्या होगा आप जानते हैं, ये कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, और कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में मैंने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ाया था, एल्केन्स के फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों हट जाते हैं और यहाँ डॉट और डॉट बन जाता है, और डॉट डॉट मिलके एक बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पर भी डॉट और डॉट मिलके बॉन्ड बना देंगे और एक बेंजाइन बन जाएगा, बेंजाइन बन जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद NaOH अगर अटैक करेगा इस पे, ठीक है, NaOH अटैक करेगा तो ये ऐसे और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ये चीज जो है यहां -OH और यहां पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहां पे माइनस आ जाएगा, और सिस्टम में कहीं ना कहीं H प्लस होगा क्योंकि एक्वस मीडियम है। ठीक है, तो एक्वस मीडियम है तो H प्लस होगा, तो वो H प्लस जो है वो यहां आके जुड़ जाएगा जो कि सिस्टम में है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपकी वो ऐसी आ जाएगी, यहाँ पे OH फिनॉल बन जाएगा। और ऑफ कोर्स चूंकि ये बेसिक मीडियम है तो इसलिए फिनॉल एसिडिक होता है, और NaOH उससे अगर रिएक्ट करेगा तो OH जो है इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो बेसिकली यहाँ पे फाइनली एक सॉल्ट बन जाएगा, यहाँ पे एक सॉल्ट बन जाएगा O Na+। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल होता, लेकिन चूंकि ये बेसिक मीडियम है, ठीक है, और बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में फिनॉल जो है वो बेस से रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पे O Na+ बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही देखिए थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पता है कि बेंजीन रिंग पे अगर क्लोरीन और ब्रोमीन हो तो मैग्नीशियम इन THF करने से, है ना, जो है वो ब्रोमीन आपका, है ना, हट के एक ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन का हटना इजी होगा क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ब्रोमीन का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो ये सबसे पहले ग्रिग्नार्ड बनाएगा। तो यहाँ पर आप ग्रिग्नार्ड बना लीजिए, ये आ जाएगा MgBr और यहाँ Cl हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या आप जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड पे ये नेगेटिव होता है और ये न्यूक्लियोफाइल है, इंटरनल अटैक हो जाएगा और क्लोरीन लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे लीव क्या करेगा, MgBrCl लीव कर जाएगा, -MgBrCl लीव कर जाएगा, और ये नेगेटिव यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ नेगेटिव एक बॉन्ड बना देगा और यहाँ पे भी बेंजाइन बन जाएगा। ठीक है, फिर अगले स्टेप में NH3 है तो NH3 यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, NH3 एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये चीज ऐसे टूट जाएगी। और यहां NHH प्लस और यहां नेगेटिव आ जाएगा, और फिर हाइड्रोजन यहां से फ्री होके यहां आके जुड़ जाएगा। तो ये चीज जो है यहां पे NH2 के रूप में जुड़ जाएगी, NH2, और यहाँ H जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपको एक अमीन मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं और हर बार जो है बेंजाइन बन रहा है, पर बेंजाइन बनने का मैकेनिज्म अलग अलग है। आमतौर पे तो ये KNH2 या NaNH2 के हो जाता है, पर अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो तब भी बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रिग्नार्ड से आप ग्रिग्नार्ड बनाएंगे तो ग्रिग्नार्ड खुद इंटरनल अटैक करता है। ऐसे रिएक्शंस मैंने ग्रिग्नार्ड चैप्टर में कराए हैं।
और ये क्वेश्चन तो और भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आप जानते हैं कि 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन जो है NaNO2 HCl के साथ क्या करता है, मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया है, ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बना देगा। यहाँ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा N2+Cl-, ठीक है, ये हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बन गया। और ये CaONOH होगा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में होता क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में NaOH और CaO, ठीक है, ये भी मैंने एल्केन्स में पढ़ा है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो एल्केन्स चैप्टर में इसमें होता क्या है कि CO2 निकल जाता है और यहाँ नेगेटिव आ जाता है, और वो नेगेटिव जो है ना, देखिए CO2 निकल जाएगा यहाँ से, डी कार्बोक्सिलेशन में COH ग्रुप हट जाता है, CO2 गैस निकल जाएगी यहाँ से, और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये N2+Cl-। अब तुम जानते हो, आप लोग जानते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल की तरह यहीं अटैक करेगा, और नाइट्रोजन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। आप ये भी जानते हैं कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, लेक्चर नंबर 4 में बताया मैंने, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बहुत अच्छा बड़े आराम से एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, और यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही मौजूद है, तो ये यहाँ अटैक करेगा और ये लीव कर जाएगा, और फाइनली आपको बेंजाइन मिलेगा। अब ये जो बेंजाइन मिला, जो अगला रिएक्शन है वो टिपिकल है, ठीक है। अब इसके साथ कैसे रिएक्शन होगा देखिए, तो इसके साथ कैसे रिएक्शन होगा समझिए, मैं यहां पे ऐसे लिख दे रहा हूं, ये फ्यूरान है, फ्यूरान के साथ कैसे रिएक्शन, तो बेसिकली ये डाइल्स एल्डर रिएक्शन है, ठीक है, जिसके बारे में पढ़ा चुका हूं पहले। डाइल्स एल्डर रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो डाइल्स एल्डर रिएक्शन में क्या होता है, ये डाइन हो जाएगा, और ये है ना, ये डाइन हो जाएगा और ये डाइनोफाइल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहां करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये डाइल्स एल्डर्स रिएक्शन मैंने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन में, आप अगर नहीं याद है तो आप वहां जाकर रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और इस बेंजीन रिंग को ऐसे पलट लीजिए, जैसे रोटी को पलटते हैं ना, ऐसे पलट लीजिए ऐसे, और ये ऐसा बेंजाइन दिखाई पड़ेगा आपको, यहां ऐसे दिखाई पड़ेगा। अब होगा क्या, इसमें होता क्या था, ये यहां बॉन्ड बनाएगा, ये यहां चला आएगा बॉन्ड बनाएगा, और ये यहां चला आएगा ऐसे बॉन्ड बनाएगा, तो ये चीज बन जाता है एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है जिसमें साइक्लिक रिंग फॉर्म होती है। तो क्या बनेगा, मैं फिर से बना दूं, ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा, तो बेसिकली ऐसा कुछ हो जा रहा है, मैं इसको डायरेक्ट बना दे रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड ये रहा, ये वाला बॉन्ड ये रहा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ये है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये वाला बॉन्ड यहां चला आएगा तो यहां हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा, बन गया। और ये जो O वाला एक ब्रिज बॉन्ड है वो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा इसके बीच में, ठीक है, ऐसे ही रह जाएगा, और कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो डाइल्स एल्डर रिएक्शन था, ठीक है। तो ये यहां बॉन्ड बना, ये यहां देखिए, ये यहां बॉन्ड बना तो ये रहा, ये बॉन्ड यहां आ गया तो ये रहा, और ये बॉन्ड यहां आ गया तो ये रहा, और ये जो O वाला बॉन्ड है वो पहले से है, ये जो डबल बॉन्ड है वो भी है, और ये दोनों बॉन्ड यहाँ पे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत 4 क्वेश्चन हम लोगों ने इस पे किए हैं बेंजाइन मैकेनिज्म पे, और आपको चीजें है ना बहुत हद तक समझ में आ गई होंगी। तो अब मैंने जैसा लेक्चर की शुरुआत में कहा था कि मैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हेलो अरीन्स देते हैं उनके ऊपर इस लेक्चर नंबर 5 में बात करने जा रहा हूं, और अगर समय रहेगा, अगर लेक्चर लंबा नहीं होगा तो मैं मिसलिनियस रिएक्शन बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि लेक्चर लंबा हो चुका है और इसमें मुझे मिसलिनियस रिएक्शंस नहीं बताने चाहिए। तो लेक्चर नंबर 6 में हम फिर मिलेंगे, और इस चैप्टर को मैं एंड नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, लेक्चर नंबर 6 में फिर मिलेंगे और कुछ मिसलिनियस रिएक्शंस करेंगे, जैसे कपलिंग रिएक्शंस देते हैं, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स देते हैं, ठीक है, या और भी बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस, जैसे रिडक्शंस हैं, कुछ ऐसे टिपिकल रिडक्शंस हैं जिसको मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में नहीं बताया, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो बहुत सारी ऐसे मिसलिनियस रिएक्शन अभी भी बच गए हैं जिसके लिए एक एम्पल समय है लगेगा, तो उसको लेक्चर नंबर 6 में हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।